गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन ये है ना सर कि जो आप सबका था इंतजार और हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये थे। कंडीशन ये है ना सर कि आप सब बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर सामाजिक विज्ञान कब पढ़ाइएगा, यानी सोशल साइंस। और आज आपका सोशल साइंस का टॉप 30, कितना टॉप 30, लेकिन कोई नहीं लगेगा फीस, बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे आपको, दिल और दिमाग में दौड़ाएंगे, ठीक है। और ये टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं सर, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन। क्योंकि सर जो मैं क्वेश्चन लाया हूं बहुत छाटने के बाद निकला है, ठीक है। इसको मैंने बहुत हिलकोड़ा, देखता है ऐसे तालाब में, पोखर में, तालाब में जब मछली मारना रहता है ना तो खूब पानी को हिलकोड़ता है। जब खूब हिलकोड़ता है ना तो ऑटोमेटिकली उपलाता है, ठीक है ना। कभी कभी सांप उपला जाता है। आ जाओ, चलिए आइए सर सवाल को करता हूं शुरुआत। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में, बाकी नहीं बोलेंगे आगे। कहता है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। कहता है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। देखो जैसे बोलेगा 1917 तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको मारेगा अक्टूबर क्रांति के नाम से, अक्टूबर क्रांति के नाम से। लेकिन जो मारेगा अक्टूबर क्रांति के नाम से वो चल जेबे गंगे नहाए, खोपचे में चल जेबे। लेकिन देखो कंडीशन ये है ना सर कि आप जब गूगल कीजिएगा ना तो आपको कभी कभी अक्टूबर क्रांति के नाम से भी साबित करेगा, लेकिन अक्टूबर क्रांति के नाम से ये पहली क्रांति को नहीं जाना जाता है। पहली क्रांति को जाना जाता है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आपको ऐसे पकड़ना है 1917 की पहली रूसी क्रांति फरवरी क्रांति के नाम से जाना था, आपको ऐसे पकड़ना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रटने की चीज नहीं है सर, इसको टेक्निकली दिमाग से इसको याद करो, ठीक है। तो कहेगा सर पहली रूसी क्रांति 1917 की, तो मार देंगे फरवरी की क्रांति। बोलेगा 1917 की पहली रूसी क्रांति, मार देंगे फरवरी क्रांति के नाम से। चलिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। 2 नंबर सवाल कहता है ना कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ, जापान में, क्यूबा में, रूस में, चीन में, कहां हुआ। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ, तो समाजवादी शासन का पहला प्रयोग जो सर वो रूस में हुआ। कहां हुआ, रूस में हुआ। तो समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ, तो रूस में हुआ। गड्ढा में मारेंगे नारे बाबा ना, कहां मारेंगे सर, रूस में हुआ। समाजवादी का पहला शासन प्रयोग कहां लागू हुआ, तो रूस में हुआ। कहां हुआ सर प्रयोग हुआ, तो रूस में हुआ। कहां प्रयोग हुआ, तो रूस में हुआ। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना, सेम सवाल है। कहता है लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई, ये लेनिन की जो मृत्यु है ना वो कब हुआ, तो 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो लेनिन का जो मृत्यु हुआ जो 1924 में हुआ, लेकिन 1924 में कब, तो आपको 21 जनवरी 1924, सॉरी 1924, हाँ 21 जनवरी 1924, यानी इनको कितना 100 साल होने वाला है सर। हाँ अब 2024 चल रहा है सर और ये 1924 में हुआ था, ठीक है। तो यही बोला है सर कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था, लेकिन 21 जनवरी को हुआ था, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन आपको ऐसे देखो कभी कभी रहेगा। ऑप्शन नंबर ए में रहेगा 21 जनवरी 1924, ठीक है ना, 1924, फिर रहेगा 22 जनवरी 1924, फिर रहेगा 23 जनवरी 1924, फिर रहेगा आपको 26 जनवरी 1924। तो आपको मारना है 21 जनवरी 1924। तो लेनिन की मृत्यु कब हुआ, तो 21 जनवरी 1924 को हुआ। अच्छा कहाँ हुआ था, लेनिन का मृत्यु कहाँ हुआ था, ये मैं आपसे पूछता हूं सर, ये कहां हुआ था, लेनिन का मृत्यु कहां हुआ था। अगर 21 जनवरी 1924 को लेनिन का मृत्यु हुआ था तो वो कहां हुआ था, ये संदीप कुमार आपसे पूछता, तो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना चाहिए, शिद्दत से देना चाहिए, प्यार से देना चाहिए, क्योंकि आप एक रियल स्टूडेंट हैं। आपका नाम अब की बार टॉपर लिस्ट में आने वाला है सर, तो इसका कमेंट में तो जवाब देना बनता है सर। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है सर, दोस्तों के पास शेयर भी तो करना बनता है सर। बनता तो बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ आप कर पाते नहीं है। चलिए सवाल नंबर अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना।
कहता है उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है। जैसी बोलेगा उद्योगों को जननी, क्या बोलेगा सर, ये उद्योगों के जननी, उद्योगों की जननी, क्या बोलेगा सर, ये उद्योगों की जननी। जैसी बोलेगा उद्योगों की जननी को मारना घपसना लोहा, क्या मारना सर, लोहा, क्या मारना सर, लोहा, ठीक है। तो जैसी बोलेगा उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है सर, तो लोहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो लोहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो लोहा को कहा जाता है। तभी तो कहोगे, क्या पता है क्या कहोगे, बता दे ना, बताएंगे। कहता है सर उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है, तो उद्योगों की जननी लोहा को कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर अगला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल बोलता है ना, निम्नांकित में कौन लौहयुक्त खनिज है। निम्नांकित में कौन लौहयुक्त खनिज है। जैसी बोलेगा लौहयुक्त, क्या बोलेगा सर, लौहयुक्त। जैसी बोलेगा लौहयुक्त मार देना घपसना सर, ये मैग्नीज, क्या मारना सर, ये मैग्नीज मारना, क्या मारना, मैग्नीज। तो मैग्नीज जो है सर वो लौहयुक्त है, क्या है, लौहयुक्त है। तो अगर आपसे सवाल बोलेगा कि निम्नांकित में कौन लौहयुक्त खनिज है, तो क्या मारेंगे, मैग्नीज, क्या मारेंगे, मैग्नीज, हिला के मारेंगे पीछे, क्या मारेंगे, मैग्नीज। जैसे भी मारना होगा सर लेकिन मैग्नीज ही मारना, चाहे वो ऑप्शन नंबर ए में हो, चाहे ऑप्शन नंबर बी में हो, चाहे ऑप्शन नंबर सी में हो, चाहे ऑप्शन नंबर डी में हो, वो जहां भी छुपा रहेगा वहीं मारेंगे जाकर के मैग्नीज, क्या मारेंगे, मैग्नीज, ठीक है सर। तो अगर आपसे सवाल बोलेगा कि निम्नांकित में कौन लौहयुक्त खनिज है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नीज है। क्या है सर, ये मैग्नीज है, क्या है सर, ये मैग्नीज है। चलिए सवाल नंबर अगला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। ये मैग्नीज का उत्पादन में भारत का जो है वो विश्व में क्या स्थान है, तो भारत का जो है वो विश्व में तृतीय स्थान है। कैमा स्थान है, तृतीय स्थान है। कैमा स्थान है, तृतीय स्थान है, ठीक है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। कैमा स्थान है, तीसरा स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत में, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में, भारत का विश्व में कैमा स्थान है, तीसरा स्थान है। तभी तो कहोगे प्यार हुआ कि नहीं। है ना, अच्छा से पढ़ो सर, जो गया है ना वो भी आ जाएगा वापस। हाँ बस हम एक ही चीज़ कहेंगे, अच्छा से पढ़ो, जो गया है वो भी वापस आ जाएगा। अगर अगली बार वापस आ गया तो फिर वो ज़िंदगी में कभी नहीं जाएगा। हाँ बाकी समझ गया होगा, तू लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है सर। है ना, सवाल नंबर अगला सवाल बोलता है ना, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सी है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सी है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सी है। अच्छा सबसे बढ़िया कोयला, अरे बब्बा ले बब्बा ले बब्बा, सबसे बढ़िया कोयला, सर्वोत्तम प्रकार। तो सर्वोत्तम प्रकार बोलेगा तो मारेंगे एकदम एंथ्रासाइड। क्या मारेंगे सर, एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड में कार्बन 85% पाया जाता है सर, ठीक है। कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है, 85%। इसलिए सर्वोत्तम कोयला जो है सर वो एंथ्रासाइड है। क्या है, एंथ्रासाइड। इसलिए एंथ्रासाइड सर्वोत्तम कोयला है क्योंकि एंथ्रासाइड में कार्बन का कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 85% पाया जाता है, ठीक है। एंथ्रासाइड में कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 85% पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है, 85% पाया जाता है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए ना जी। कहता है बिहार सरकार में चुनाव, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होता है। अच्छा किस सरकार में चुनाव जो होता है वो नियमित रूप से होता है, तो लोकतंत्र सरकार में। कहाँ, लोकतंत्र सरकार में। लोकतंत्र सरकार में जो चुनाव होता है सर वो नियमित रूप से होता है, एकदम कभी भी नियम का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन जब एक वैकेंसी आएगा जॉब के लिए तो उसमें खूब नियम का उल्लंघन होगा, खूब पेपर पर पेपर लीक होगा सर। हाँ खूब पेपर पर पेपर लीक होगा। लेकिन अगर जब चुनाव होगा तो कहीं कुछ नहीं होगा। तो इसलिए तो कहा जाता है सर कि किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होता है, तो लोकतंत्र की सरकार में जो चुनाव होता है वो नियमित रूप से होता है, ठीक है। किस सरकार में चुनाव जो होता है वो नियमित रूप से होता है, तो लोकतंत्र की सरकार में चुनाव जो होता है वो नियमित रूप से होता है। आ जाओ अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। अगला सवाल कहता है ना, निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें से ये 4 कथन में से क्वेश्चन नंबर कितना है,
क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये कथन, ये 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अगर तुम्हारा शादी हो रहा है, तुम्हारे पास 4 गो लड़की का ऑप्शन आ गया सर कि तुमको, तुम्हारा मम्मी बोला कि जाओ तुमको जिसको पसंद करना रहेगा पसंद कर लेना, तुम तो कन्फ्यूज हो जाएगा। अगर चारों अच्छा रह गया तो कंफ्यूज हो जाएगा। अब यही कंडीशन यहाँ पे है सर। पहले बोला सरकार के प्रति निष्ठा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है जो तुमसे भी थोड़ा सा डीप रहे, जो तुमसे भी थोड़ा सा खराब रहे उसी को पसंद कर लेना, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा सर। हाँ, और अपने से बेहतर अगर लाओगे ना तो जिंदगी में टेंशन में मर जाओगे। यही कंडीशन यहाँ पे है सर। अगर आपको सरकार की सफलता चाहिए, अगर आपका इच्छा है कि हमारे देश में सरकार बेहतर तरीका से चली, तो सरकार के प्रति निष्ठा रखो, बस सरकार के प्रति विश्वास रखो, कहीं कोई आंदोलन नहीं होगा। चाहे सरकार तुमको अगर पुरुष को महिला भी बोल दे सरकार, तो तुम उसका बात मानो, तबे सरकार बेहतर चलेगा सर, वरना रोज हर दूसरा दिन पे वो आंदोलन तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही बोला है सर कि निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सरकार के प्रति निष्ठा, सरकार के प्रति निष्ठा ये सबसे बेहतर है सर। ठीक है, अगर संपत्ति एवं साधनों का न्यायपूर्ण वितरण, मतलब जो संपत्ति और साधनों का जो वितरण करता है वो न्यायपूर्ण वितरण होनी चाहिए। उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना। अच्छा, फिर बोलता है इनमें से कोई नहीं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है सर वो सरकार के प्रति निष्ठा, सरकार के प्रति निष्ठा। देखता है जब विधायक लोग शपथ लेता है ना, मंत्री लोग शपथ लेता है ना, तो मैं फलना कुमार शपथ लेता हूं कि सरकार के प्रति निष्ठा और श्रद्धा से काम करूंगा और जनता के प्रति काम करूंगा। क्योंकि लोकतंत्र का परिभाषा होता है ना सर कि जनता के लिए जनता के द्वारा चलाए गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, या फिर चुना गया प्रतिनिधि को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बेस्ट परिभाषा यही है सर। और हमारा मतलब जो संविधान परिभाषा जो किताबी है वही परिभाषा है कि जनता का मतलब जो सरकार है वो जनता का है और जनता के लिए है, और जनता के द्वारा चलाया गया या चुना गया प्रतिनिधि, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। आ जाओ, तो सवाल हमारा क्या था सर, सरकार के प्रति निष्ठा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सही जवाब है। अगला कहता है इनमें कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। अच्छा, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। अल्लाह बब्बा ले बब्बा, देखा बोला इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। अच्छा, कानून के समक्ष समानता, फिर बोला स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, फिर बोला उत्तरदायी शासन व्यवस्था, फिर बोला बहुसंख्याओं का शासन। ऑप्शन नंबर डी क्या है सर, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। ठीक है, इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो ये जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो बहुसंख्याओं का शासन ये जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है सर। ये साइंस नहीं है कि इसमें फार्मूला रहेगा। आ जाना, कहता है कौन बीमारू राज्य नहीं है, इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है। अगर बीमारू राज्य में नाम आएगा तो बिहार का 1 नंबर में आएगा, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी ज़्यादा तो बीमारी ज़्यादा। कंडीशन एक ही को, सिंपल बात एक ही को है सर, जहाँ बेरोजगारी ज़्यादा बीमारी ज़्यादा। हाँ, बस एक के वही है। बीमारू राज का पता है मेंशन कैसे होता है कि कौन सा राज्य में ज़्यादा बीमारू राज है, पता है कैसे मेंशन होता है। जैसे कि जहाँ बेरोजगारी ज़्यादा मतलब पॉकेट में पैसा नहीं, अब पॉकेट में पैसा नहीं तो बुखार लगेगा तो सदर अस्पताल जाएगा, पटना में है तो पीएमसीएच जाएगा या एनएमसीएच जाएगा या फिर कोई केंद्रीय हॉस्पिटल जाएगा, यही नहीं करेगा। तो जब आप सरकारी अस्पताल से दवा लेते हैं ना तो आपका नाम जो है वो सरकार के खाते में मेंशन हो जाता है। अब जब पूरा सर्वे होगा 2022 का, तो 2022 में अगर आप गए होंगे सरकारी अस्पताल तो आपका भी नाम उसमें मेंशन रहेगा कि बिहार में इतना जो है वो बीमार था। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है पॉकेट में रुपया नहीं रहेगा तो सरकारी हॉस्पिटल दौड़ेंगे, और जब बेरोजगार रहेंगे तो सरकारी नहीं दौड़ेंगे रे भाई। और जब रोजगार मिला हुआ रहेगा तो अगर
वो बुखारो लगा नु रे तो मेडिकल फेडिकल से दवा नहीं लेना है, सूमो तुमो नहीं खाना है, डोलो नहीं खाना है, पारासीटा नहीं खाना है, डायरेक्ट जाके फिजिशियन के पास दिखाना है पहले। हाँ, तो अब तुम जाएगा प्राइवेट में दिखाने तो तुम्हारा सरकार में मेंशन होगा, नहीं होता है मेंशन। तो यही बात है सर कि बिहार में बेरोजगारी ज़्यादा, बीमारू राज ज़्यादा अच्छा, अब मध्य प्रदेश भी वही हाल है, उड़ीसा भी वही हाल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार है। फिर हमारा सब बीमारू राज्य नहीं है तो कर्नाटक जो है सर वो बीमारू राज्य नहीं। देखो साउथ इंडिया चले जाओगे ना, कभी साउथ इंडिया गए ना होगे, तुम लोग तो भी बच्चे हो, 10th में पढ़ते हो, जब साउथ इंडिया जाओगे, जैसे हो गया कर्नाटक, हो गया केरला, हो गया तमिलनाडु, हो गया, ये सब जाओगे ना तो वहाँ पे ना मतलब लोग आत्मनिर्भर जो कहता है ना सर वो खुद पे निर्भर रहता है। तुमको लगता होगा कि वहाँ के लोग शिक्षित नहीं रहते हैं, सबसे ज़्यादा शिक्षित उधर के ही लोग हैं, इसलिए उधर जो है ना केरला में कभी भाजपा की सरकार नहीं आती है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि भाजपा पार्टी खराब है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर। केरला है, तमिलनाडु है, चेन्नई है, ये सब जितना कर्नाटक, बेंगलोर, ये सब जाओगे ना तो वहाँ तुमको सबसे पहली बात यह है कि वहाँ का जो बच्चा होता है ना वो लंदन में भी पढ़ता है। हाँ वहाँ, क्योंकि वहाँ जो होता है ना सारे का सारे बिजनेसमैन होता है सर, क्योंकि कहा जाता है ना धंधा कोई भी होता है छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। उधर के लोग जाओगे ना, चेन्नई तरफ जाओगे ना तो तुमको ईटा का घर दिखेगा, लेकिन ईटा वाला घर में ईटा नहीं दिखेगा तुमको। हमने एक चीज़ गौर किया सर मैंने चेन्नई गया था, बहुत पहले गए थे, लगभग 1 साल गए थे, कुछ काम था, क्योंकि मतलब मेरे परिवार में सब रेलवे में जॉब करता है, कोई टीटी है, कोई स्टेशन में है, कोई ग्रुप डी भी है, कोई टेक्नीशियन है, कोई ड्राइवर है, सब पोस्ट पे मेरे घर में, मतलब मेरे फैमिली के रिलेशन में सब कोई रेलवे में जॉब करता है, अधिकांशतः लोग। 1990 से जो रेलवे में जॉब लगा सब रेलवे में ही जॉब करता है। तो हम एक बार गए थे उधर ही मामा जी के पास, तो मैंने यहाँ पर क्या देखा ना, हकीकत था कि ईटा का घर तो था सर, लेकिन ईटा नहीं दिखता आपको, मतलब सब प्लस्तरा एकदम पुट्टी कराया हुआ एकदम झक्कास तरीका से। ठेला भी अगर वो चला रहा है ना सर तो उसका भी घर देखिएगा ना तो बड़ा मज़ेदार दिखेगा, है ना। यह क्या मंत्री और विधायक का घर दिखेगा वैसा आ जाना। तो कर्नाटक क्या सर ये बीमारू राज्य नहीं है। अगला सवाल क्या कहता है जनसंख्या का लगभग कितना कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है। जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र पे हिस्सा है, तो 70%। ठीक है, अभी का सर्वे देखोगे ना तो 70%। ठीक है, ये जो बुक है ना वो बहुत पुराना तरीका से छपा हुआ, ठीक है, तो 70%। ठीक है, ऐसे इसमें आपको 87% ऑप्शन में मरवाया हुआ है। ठीक है, चलो कहता है निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। कौन संचार सेवाओं का अंग है। देखो संचार बोले ना मत सर, तो संचार का मतलब एक ही बात समझना, मेरा बात आपके तक पहुंचाना, आपका बात हमारे तक पहुंचाना। तो समाचार पत्र के भी माध्यम से एक दूसरे का बात पहुंचाया जाता है, टेलीफोन के माध्यम से भी हेलो बब्बू हेलो सोना किया जाता है, टेलीविज़न के माध्यम से भी ओ किया जाता है, और ये सभी यानी कहने का सेंस है कि निम्नांकित में कौन समाचार सेवाओं का अंग है, तो समाचार सेवाओं का तीनों अंग है सर। ठीक है, पहले लेटर लिखा जाता था सर, अगर कहीं पहुंचाना है तो लेटर लिखा जाता था, ये सब तो हमने ज़िंदगी में देखा नहीं, लेकिन हमको याद है कि मतलब हमारे घर में लगभग ना 2000 मेरे घर में 2012 में फ़ोन या 14 में फ़ोन आया था, नहीं मेरे घर में 2012 या 13 में फ़ोन आया था, 12 में ही फ़ोन आया था मेरे घर पे, 12 या ऐसे 11 या 12 में मेरे घर पे फ़ोन खरीदाया था। इससे पहले ना जब हमको थोड़ा थोड़ा याद है, 2009 की बात हमको थोड़ा थोड़ा याद है, मतलब 2009 में ना मतलब मेरे गांव में एक टेलीविज़न हुआ करता था, जो जाइएगा पैसा बात करिएगा तो पैसा लगेगा, जो इतने बड़ा अर्थिंग नहीं निकल जाता था वो वाला, मतलब बात करना रहता था तो बड़ा एक्साइटेड रहते थे। अगर मामा जी फ़ोन करता था तो 100 परिवार चले जाते थे बात करने के लिए बड़ा एक्साइटेड मतलब था उस टाइम यार हमको तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमको है, लेकिन ये टेलीविज़न तो आपको अभी भी बढ़िया बढ़िया अपार्टमेंट वगैरह इस समय जब रहोगे ना, तो अपार्टमेंट में जब जाओगे ना, जो अच्छा अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में भी पटना उटना अपार्टमेंट जाओगे ना, तो क्या होता है ना कि तुम गार्ड जो नीचे रहेगा ना, तुम बोलेगा कि हमको फ्लैट नंबर इतना में जाना है, तो गार्ड पहले यहाँ से कॉल करेगा, वो फ्लैट में टेलीविज़न पे कॉल जाएगा, वो बोलेगा कि आपके फ्लैट में कोई एक आदमी आया है, तो वो बोलेगा कि हाँ हमारे फ्लैट में कोई आने वाला है, तब आपको ऊपर भेजेगा। ठीक है, तो अब तो अभी भी रहता है ये, आ जाना। कहता है ना सर कि आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं। आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं। आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं। 3 क्षेत्र हैं सर। कितने क्षेत्र हैं। 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, तो आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं, तो 3 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं, तो 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, अगला
कहता है महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र जो है सर वो किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो महाराष्ट्र में कपास की खेती के लिए क्या है सर वो प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र जो वो कपास की खेती के लिए क्या है प्रसिद्ध है। क्या है सर ये प्रसिद्ध है, क्या है प्रसिद्ध है। कौन सी खेती के लिए, कपास की खेती के लिए क्या है प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल बोलता है ना कि दक्षिणी भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। क्या है सर महाराष्ट्र है। सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला दक्षिणी भारत में राज्य अगर कोई है तो वो महाराष्ट्र है। आइएगा अगला कहता है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है। इसमें से कौन खरीफ फसल है। खरीफ फसल इसमें से कौन है, तो गेहूं तो खरीफ फसल नहीं है, सरसों खरीफ फसल नहीं है, चावल खरीफ फसल है, मटर खरीफ फसल नहीं है। ठीक है, तो बोला खरीफ फसल कौन है, तो ये चावल जो है सर वो खरीफ फसल है। ठीक है, अगला कहता है बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है। अच्छा बिहार के किस जिले में, तो बिहार के किस जिले में, रोहतास जिले में सिंचाई का मुख्य साधन है। ठीक है, बिहार के किस जिले में सिंचाई का मुख्य साधन है, तो रोहतास जिले में सिंचाई का मुख्य साधन है, क्योंकि रोहतास जो है सर वो नदी के किनारे है। ऐसे नदी के किनारे तो पूर्णिया भी है, कटिहार भी है, उधर क्या बोलता है उधर चले जाओगे ना सुपौल चले जाओगे क्योंकि हम पॉलिटेक्निक करने जब पूर्णिया जा रहे थे ना तो कहानी याद आता है ना भाई, तो हमको खूब हंसी बरता है। उस टाइम ना बाढ़ आया हुआ था समझा, तो हमको जाना था पूर्णिया कॉलेज। हम उस टाइम 10th दिए थे, तो हमको बढ़िया से ये नहीं पता चलता था कि ट्रेन में कौन स्लीपर बोगी होता है कौन एसी होता है। मतलब हम अरे गांव देहात के आदमी हम लोग थे, उतना पता नहीं था, उतना आइडिया नहीं था, कभी ट्रेन में सफ़र किए नहीं थे। फर्स्ट टाइम हम कॉलेज जा रहे थे तभी ट्रेन में सफ़र किए थे। जब जा रहे थे ना तो पटना से डायरेक्ट पूर्णिया का एक ट्रेन चलता है, कैपिटल है ना, कैपिटल ऐसी कैपिटल नाम है। एक दो बार सफ़र किए तब हमको पता चला कि कैपिटल ट्रेन जो है सर वो डायरेक्ट जाता है। पता नहीं था, मोबाइल भी उतना चलाने नहीं आता था, बट हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन उस टाइम हो गया था, मतलब जिद के कारण घर से ले लिए थे। तो एक 10th देने के बाद कॉलेज जाने के टाइम ही लिए थे, जब जा रहे थे कॉलेज तभी लिए थे, मतलब उसी दिन फ़ोन लिए थे और हमको कॉलेज जाना था एडमिशन के लिए। मेरे साथ एक दोस्त था, अब वो जो था ना वो हमसे भी ख़त्म था, मतलब उसको और आइडिया नहीं था। तो हम यहाँ से पहले हम लोग चले गए थे कटिहार तक वो ट्रेन था। कटिहार स्टेशन भी बहुत अच्छा है सर। कटिहार गए ना, कटिहार में रात भर पहले आराम से सोए, सुबह में 4 बजे को पूर्णिया के लिए ट्रेन था। जब पूर्णिया गए तो वहाँ बाढ़ आया हुआ था। पूर्णिया जाओगे ना तो वहाँ तुमको टटरी का घर दिखेगा, मतलब जानता है जैसे हम लोग का अभी चल जाओगे ना नवादा गया इस सब तरफ जाओगे ना तो अभी भी मिट्टी का घर कहीं नहीं दिखता, लेकिन वहाँ जाओगे ना तो बाढ़ के कारण क्या करता है ना लोग कि फट्टी का घर बना के रहता है। फट्टी का घर भले रहेगा, ऊपर में कारकेट डाले रहेगा, नीचे बांस गड़ देगा बढ़िया से फट्टी वाला घर। अब फट्टी वाला घर में रहेगा, लेकिन उसके घर के आगे वो 4 व्हीलर गाड़ी रहेगा। हम जब रूम खोजने के जा रहे थे ना तो जहाँ पूर्णिया में पॉलिटेक्निक चौक है, सुभाष नगर उसका नाम है, पॉलिटेक्निक चौक के पास बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे है, और जो लोग पूर्णिया का हो उसको पता है। सुभाष नगर हम गए ना तो वहाँ पे हमको बोला कि हम रूम खोजने जा रहे थे, तो हमको तो लगा कि ईटा वाला घर में रूम मिलेगा, फुसपाट वाला उसको रहता होगा, झोपड़पट्टी वाला लोग है जो रहता है फुसपाट के घर में। जब ईटा वाला घर में रूम खोजने जाते थे तो कहता था क्या रूम मिलेगा ईटा वाला घर में। बड़ा अजीब फील होता था हमको। फिर हमको 700 या 600 में एगो रूम मिला था, मतलब ईठटरी वाला घर में, बांस से गड़ा हुआ था। उसमें हम एक दिन भी नहीं रहे थे भाई, मतलब पता नहीं आज तक, मतलब जब हम पैदा हुए थे ना तो हमारा घर ईंटे वाला था, तो इसलिए मतलब हमको इसमें लगता था बड़ा अजीब जैसा लगता था। पंखा चलाते थे करकेट करता था, ठक्कर ठक्कर करता था, लगता है कि ज़िंदगी एकदम ख़राब हो गया। फिर हम कॉलेजे में शिफ्ट हो गए, हॉस्टले में शिफ्ट हो गए। हॉस्टल में इसलिए शिफ्ट नहीं हो रहे थे क्योंकि रनिंग चलता था ना, रनिंग लेता था तो बड़ा दिक्कत होता था भाई, मार पीट करता था, सिगरेट दुनियादारी लाने के लिए बोलता था, बहुत ज़्यादा रनिंग बहुत ज़्यादा खराब होता है। अब तो बहुत सारा कॉलेज में नहीं होता है क्योंकि वो सबसे आदमी का हत्या भी हो सकता है सर। आपको इतना बेइज्जती करेगा, जैसे मन होगा वैसे आपको ओपनली डांस करा, बहुत सारा गंदा गंदा चीज़ भी होता है सर रनिंग में, तो इसलिए थोड़ा सा अब तो ख़त्म हो गया, यही कारण से हम कॉलेज में शिफ्ट नहीं हुए। फिर कॉलेज के वो प्रोफेसर को बोले कि भाई सर हमको कहीं ईटा वाला घर में रूम खोजाइए। तो एक ईटा वाला घर में रूम मिला था हमको, तो वो अकेले रहते थे, तो उस टाइम 1200 रुपये लगता था रूम रेंट।
अकेले में। कंडीशन क्या था ना कि बुढ़िया घर में अकेले रहती थी और वो आती थी डेली, हम उठबो नहीं करते थे 6 बजे और कहता था 6 बजे रूम में झाड़ू दिए, रूम में झाड़ू दिए। बड़ा मतलब अजीब लगता था ईटा वाला घर में वहाँ पे रहने में। थोड़ा सा उस टाइम हमको उस वो चीज़ याद आता है ना। तो मेरे साथ एगो दोस्त रहता था नीतीश नाम के। खूब हंसी आता है यार। रोहतास, इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, रोहतास होगा। हाँ, तो रोहतास जो है ना वो गंगा के किनारे उधर। हाँ, और एक बात और क्या था कि जब ट्रेन पे जा रहे थे ना, तो बीचा जब अभी पहुंचे भी नहीं थे, तो बीचा ट्रेने पे एगो आंदोलन कर रहा था 12 बजे रात में। कोई नेता था और 10-20 गो महिला भी थी, मतलब जो गरीब परिवार से थी, जिसका झोपड़पट्टी का घर था। तो कोसी नदी जब जाता है ना सर, तो सबको दहा बहा के ले जाता है। पटरी पे पानी चढ़ा हुआ था। तो 1 बजे रात में एकदम ट्रेन को रुकना पड़ा, बीच में आंदोलन कर रहा था। हमको लगा ना भाई, हमको रोना आता था। हम तो घर से तो रो करके घर से निकल भी किए थे। घर वाला कह रहा था छोड़ दो, काल जा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा हमको लग रहा था, ज़िंदगी हमको लग रहा था बड़ा अजीब। तो ये फर्स्ट टाइम लगता है हर किसी को। उधर का एरिया जाओगे ना तो गरीबताई उधर ज़्यादा तुमको दिखेगा, उधर बहुत ज़्यादा गरीबताई दिखेगा। लेकिन पूर्णिया शहर में सर आप अगर चाहिएगा ना, मछली का चोइयाँ बेच के खा लीजिएगा। वो ऐसा शहर है कि आ जाइए। कहता है ना सर, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है? झूम खेती कौन सा सर? ये झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वोत्तर में की जाती है। किस में की जाती है? पूर्वोत्तर में। झूम खेती मतलब डांस करके खेती नहीं, झूम कृषि होता है सर, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में की जाती है। अब पता है तो फिर हम पॉलिटेक्निक में ना, कॉलेज में हम 21 साल रहे थे। 1 साल बढ़िया से नहीं रहे। पहला सेमेस्टर 6 मंथ पे दिए, दूसरा सेमेस्टर का एग्जाम देते देते हम पटना शिफ्ट हो गए 2019 में। क्योंकि हमको इतना ज़्यादा लगता था ना भाई। आ जाओ, अगला कहता है ना, कर्नाटक के मुख्य रोपण फसल कौन है? और जब कोरोना आ गया तो हम ऐसे पास कर गए सेमेस्टर, क्योंकि सेमेस्टर ऐसे प्रमोट कर दिया। जब कोरोना आया तो सबसे बड़ा फ़ायदा, मतलब फ़ायदा नहीं, इंसान को बहुत दिक्कत हुआ सर, लेकिन मतलब हमको ना बिना पढ़ले पॉलिटेक्निक पास कर गए हम। और आज हमारा फाइनल भी हो गया, यही कारण है। नहीं तो पता है उसका ब्रांच पेपर पढ़िएगा ना तो दिमाग खराब हो जाता है। एक एक क्वेश्चन आपको 8-8, 6-6 पेज में लिखना पड़ता है ब्रांच पेपर वाला। इंग्लिश हमारा ऐसी हेवी था। अरे इंग्लिश मेरा उतना अच्छा नहीं था। अब ना इंग्लिश हम पढ़ने लगे तो थोड़ा सा ठीक हो गया। आ जाओ, कहता है कर्नाटक के मुख्य रोपण फसल है, तो केला है, कॉफी है, आम है, नारियल है। क्या है सर? तो कॉफी है। कर्नाटक तरफ चले जाओगे तो कॉफी। क्या सर? ये कॉफी। क्या है? ये कॉफी, ठीक है। आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल बोलता है ना, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? कहता है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? कौन सी प्राकृतिक संसाधन का जो भंडार है वो सीमित है? खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। कौन सा एक खनिज तेल है सर? क्या है? खनिज तेल। क्या? खनिज तेल। कहता है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो ये खनिज तेल। क्या है सर? ये खनिज तेल। खनिज तेल। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानिक कृषि जो है सर वो किस राज्य में प्रचलित है? तो कहता है हरियाणा में, पंजाब में, बिहार का मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में। तो सोपानिक कृषि जो है वो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सोपानिक कृषि कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। कहता है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? तो आप मार दीजिएगा सर, ठीक है ना, बता दीजिएगा इसका ऑप्शन क्या होगा। ये सवाल नंबर कितना है? तो ये सवाल नंबर आपका हो गया 25 नंबर। ये 25 का आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बिहार की बात है तो आप तो गूगल भी करके चेक कर लीजिएगा। कहता है इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? इनमें से कौन सबसे ज्यादा कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? तो जल। क्या है सर? जल। क्या है सर? ये जल नहीं, खनिज होगा। क्या होगा? खनिज होगा। सबसे ज्यादा कीमती बोला ना, कीमती अनवीकरणीय संसाधन खनिज होगा। क्या होगा सर? खनिज होगा। हाँ, सबसे ज्यादा कीमती अनवीकरणीय संसाधन खनिज होगा। चलिए अगला। कहता है राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो राजस्थान में कौन सी संसाधन की कमी है? तो जल ऊर्जा की कमी है, ठीक है। राजस्थान में जल ऊर्जा की कमी, ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी आपका फोर्ड मोटर्स भी है, कोको कोला भी है, पीला कोको कोला, नोकिया का फोन भी है सर, और हमारा ये सब भी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला कहता है भारत में नई आर्थिक नीति घोषणा कब हुई। भारत में नई आर्थिक नीति घोषणा कब हुई, तो 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में हुआ था। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई, 1991 में हुआ सर। तो आज तक का क्लास इतना ही रहेगा सर, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। इंतजार नहीं करना है सर, आपके लिए संदीप कुमार जिंदाबाद है, ठीक है। बस टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन लड़ाना मेरा काम है, क्वेश्चन पढ़ाना मेरा काम है, सेट करवाना मेरा काम है। आपका दायित्व एक ही चीज बनता है कि शिद्दत से पढ़ना है, बस शिद्दत से पढ़ो। अब की बार ये 482 का भी रिकॉर्ड टूटेगा सर, ठीक है। 482 का भी रिकॉर्ड टूटेगा सर, और ये तोड़ के दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू सर, लव यू। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस सर, और जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। बाकी आपका दायित्व बनता है कि आपको जो जो करना है कुछ भी कर देना, ठीक है। थैंक यू सर, लव यू।